नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। आयुष्मान योजना में बड़ा एक्शन, यूपी के 100 अस्पताल सस्पेंड। नीट यूजी 2026 री एग्जाम की तारीख घोषित। यूपी की 70,000 बेटियों को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। OLX पर करोड़ों की ठगी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार। कानपुर मंडी की भीषण आग में 10 सिलेंडर फटे, 44 दुकानें जलकर खाक। अब आगे के समाचार सुनिए विस्तार से। आयुष्मान योजना में बड़ा एक्शन, यूपी के 100 अस्पताल सस्पेंड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गड़बड़ी और मानकों के उल्लंघन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 100 निजी अस्पतालों का आयुष्मान रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है, जबकि 100 अन्य अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये अस्पताल निर्धारित गुणवत्ता और पारदर्शिता मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। आयुष्मान योजना की CEO अर्चना वर्मा ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को बेहतर और भरोसेमंद स्वास्थ्य दवाएं देने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों की निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण को और सख्त बनाया जा रहा है। कार्रवाई के बाद निजी अस्पतालों में भी हड़कंप मचा हुआ है। यूपी की 7500 गौशालाओं में तैनात होंगी कृषि सखियां। महिला रोजगार का बड़ा मॉडल तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार गौ संरक्षण को महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार से जोड़ने की बड़ी तैयारी कर रही है। योगी सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों की 7500 से अधिक गौशालाओं में कृषि सखियां तैनात की जाएंगी। इस योजना में उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को विशेष भूमिका दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य गौशालाओं को आत्मनिर्भर मॉडल में बदलना और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। अधिकारियों के अनुसार महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, जो गांव-गांव जाकर अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगी। इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला रोजगार के बड़े अभियान के रूप में देखा जा रहा है। स्कूल निर्माण को लेकर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी नजरबंद, बोले चप्पल नहीं पहनूंगा। कानपुर के परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय को लेकर सियासी विवाद और तेज हो गया है। आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को पुलिस ने भारी निगरानी के बीच उनके घर पर नज़रबंद कर दिया। विधायक ने ऐलान किया है कि जब तक स्कूल का निर्माण नहीं होगा तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगे। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने से रोकेगा तो वो घर पर ही हवन पूजन कर वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि रात ही उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात है। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। IPS अंशिका वर्मा को जय हिंद न बोलना पड़ा भारी, सिपाही को भेजा गया रिजर्व लाइन। बरेली के थाना आंवला में निरीक्षण के दौरान एक रिक्रूट सिपाही द्वारा IPS अधिकारी अंशिका वर्मा को सैल्यूट करते समय जय हिंद न बोलने का मामला चर्चा में आया है। घटना के बाद सिपाही को 15 दिन के लिए रिजर्व पुलिस लाइन भेज दिया गया। हालांकि पुलिस विभाग का कहना है कि यह दंड नहीं बल्कि अतिरिक्त प्रशिक्षण का हिस्सा है। मामला तब और चर्चा में आया जब निरीक्षण के दौरान IPS अंशिका वर्मा की सिविल ड्रेस वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ पुलिसकर्मियों का कहना है कि सिपाही उन्हें पहचान नहीं पाया था। वहीं विभागीय अधिकारियों ने अनुशासन को पुलिस सेवा का अहम हिस्सा बताया है। लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो कनेक्टिविटी मजबूत होगी, नए ऑटो टेम्पो रूट तय। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए तीनों शहरों में नए ऑटो और टेम्पो रूट तय किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार लखनऊ में 29, कानपुर में 50 और आगरा में 27 नए सर्कुलर रूट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों के पास नए स्टॉपेज और पार्किंग स्थलों की भी व्यवस्था की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में आसानी होगी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों से जोड़ा जा रहा है। मंत्री हंसराज विश्वकर्मा के स्वागत में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, सोशल मीडिया पर उठा सवाल। वाराणसी में योगी सरकार के नवनियुक्त मंत्री हंसराज विश्वकर्मा के स्वागत कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने और सादगी अपनाने की अपील के बीच मंत्री के स्वागत में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकलने पर विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर कंचनपुर स्थित आवास तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। कई स्थानों पर बुलडोजर के साथ भी स्वागत किया गया। लंबे काफिले के कारण शहर में कई जगह जाम की स्थिति बन गई, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव का तंज, बोले आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज भरा जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। उन्होंने एक कार्टून तस्वीर भी साझा की जिसमें साइकिल चलाते व्यक्ति के साथ सपा के चुनाव चिन्ह का संदेश दिखाया है। राजनीतिक गलियारों में इस पोस्ट को सीधे तौर पर भाजपा और केंद्र सरकार की अपील पर व्यंग्य के रूप में देखा जा रहा है। ईंधन बचत को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच अखिलेश की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त सफर खत्म, अब शुरू हुई टोल टैक्स वसूली। गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर करने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। यूपीडा अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेसवे के बड़े हिस्से पर आधी रात से टोल वसूली शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था, जिसके बाद 15 दिनों तक यात्रियों को मुफ्त सफर की सुविधा दी गई थी। अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर लाइटिंग, ट्रॉमा और अन्य सुविधाओं को भी मजबूत किया गया है। फिलहाल प्रतिदिन हजारों वाहन इस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में यातायात बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ब्राह्मण टिप्पणी विवाद में मायावती की एंट्री। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी को लेकर सियासत और तेज हो गई है। अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस विवाद में हस्तक्षेप करते हुए अखिलेश यादव से ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगने की मांग की है। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि टिप्पणी से समाज के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचती है और प्रदेश भर में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है। बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं तथा यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी चर्चा में बना हुआ है। यूपी में पेट्रोल 100 के करीब, डीजल 90 पर। महंगाई से बढ़ी लोगों की चिंता। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है, जबकि डीजल 90 रुपये के पार चला गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रेंट क्रूड की कीमत $120 प्रति बैरल के पहुंचने से तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू किए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई शहरों में नई दरें लागू हो चुकी हैं। बढ़ती कीमतों को लेकर आम लोगों में चिंता बढ़ गई है और इसका असर परिवहन तथा रोजमर्रा के खर्च पर भी पड़ने लगा है। सोना चांदी की महंगाई का असर अब मोबाइल और लैपटॉप पर। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में चिंता। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। कारोबारियों का कहना है कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मदरबोर्ड, चिप्स और माइक्रो सर्किट में सोना और चांदी का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में कीमती धातुओं के दाम बढ़ने से उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। कारोबारियों ने आशंका जताई है कि यदि यही स्थिति जारी रही तो आने वाले महीनों में आम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। सराफा कारोबार पर भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। यूपी की 70,000 बेटियों को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी, कॉलेज जाना होगा आसान। उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 70,000 से अधिक छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित और आसान परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिन्हें रोजाना दूर
दराज के कॉलेजों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों का कहना है कि स्कूटी मिलने से छात्राओं का समय बचेगा और उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। सरकार इसे महिला शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की बड़ी पहल के रूप में देख रही है। कानपुर मंडी में भीषण आग, 10 सिलेंडर फटे, 44 दुकानें जलकर खाक। कानपुर की चकरपुर मंडी में शुक्रवार सुबह भीषण अग्निकांड से अफरा तफरी मच गई। मंडी में अचानक लगी आग ने देखते देखते 44 फल और सब्जी के दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि करीब 10 छोटे सिलेंडर फट गए और 50 फीट तक की लपटें उठने लगी। धुएं का घना गुबार दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। मंदिर सार्वजनिक संस्था, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश किया रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के प्राचीन राम जानकी मंदिर विवाद मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया मंदिर को सार्वजनिक धार्मिक संस्था मानते हुए धारा 92 CPC के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के पुराने आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इस स्तर पर केवल यह देखा जाता है कि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि मंदिर सार्वजनिक स्वरूप है और जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। वहीं प्रतिवादियों ने मंदिर को निजी संपत्ति बताया था। फैसले के बाद मामले को लेकर कानूनी चर्चा तेज हो गई थी। मथुरा में गांजा तस्करी करते पकड़ा गया डायल 112 का सिपाही, 20 किलो माल बरामद। मथुरा पुलिस ने महावन बलदेव रोड पर चेकिंग के दौरान डायल 112 पर तैनात एक सिपाही को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी सिपाही अनिल कुमार और उसके साथी पुष्पेंद्र के पास से करीब 20 किलो अवैध गांजा और करीब 2 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार खुफिया सूचना के आधार पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा गया। जांच के दौरान पुलिस टीम उस समय हैरान रह गई जब पकड़े गए आरोपियों में खुद पुलिस विभाग का सिपाही शामिल निकला। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी में आंधी बारिश से 142 लोगों की मौत, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा तबाही। उत्तर प्रदेश में कल आई आंधी तूफान और तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पिछले 48 घंटों में प्रदेश भर में 142 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण राजस्थान से आ रही पूर्वा हवा और निचले क्षोभ मंडल में बने चक्रवाती सिस्टम के कारण कई जिलों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली। प्रयागराज समेत कई जिलों में पेड़, बिजली के खंभे और साइन बोर्ड गिरने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ईंधन संकट पर CM योगी की अपील, बोले संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच उत्पन्न ईंधन संकट को लेकर प्रदेशवासियों से संयम बरतने की अपील की है। महाराजगंज में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति पर युद्ध का असर पड़ रहा है, जिससे देश को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए लोगों से बिजली और ईंधन का ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग करने को कहा। उन्होंने बच्चों को स्कूल बस से भेजने और निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हर नागरिक को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। OLX पर करोड़ों की ठगी करने वाला नटवरलाल वाराणसी से गिरफ्तार, 73 केस दर्ज। वाराणसी साइबर सेल ने OLX पर फर्जी विज्ञापन देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिर आरोपी नागराजू को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश का रहने वाला यह आरोपी महंगे सामान के नाम पर लोगों से एडवांस पेमेंट लेकर फरार हो जाता था। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ देश भर में 73 शिकायतें दर्ज हैं और अब तक करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी सामने आ चुकी है। जांच में पता चला कि वह गेमिंग ऐप्स के QR कोड के जरिए रकम ट्रांसफ़र करवाता था और बाद में मोबाइल नंबर बंद कर देता था।
पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी, एटीएम कार्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। योगी की शाह और नितिन नवीन से मुलाकात के बाद विभागीय बंटवारे की चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब नए मंत्रियों को विभाग मिलने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता नितिन नवीन से मुलाकात की, जिसके बाद विभाग बंटवारे को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के स्वरूप में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा लोक निर्माण विभाग को लेकर हो रही है। हाल ही में शपथ लेने वाले मंत्रियों को अब तक विभाग नहीं मिलने से सस्पेंस बना हुआ है। गोरखपुर की गुड़धुइयाँ परियोजना 15 जून तक पूरी होगी, 5 लाख लोगों को मिलेगा फ़ायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गुड़धुइयाँ नाला पुनरुद्धार परियोजना को शहर के लिए बड़ा मॉडल बताया है। उन्होंने कहा कि 15 जून तक इस परियोजना का काम पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे शहर के उत्तरी हिस्से में करीब 5 लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से परेशान इलाकों में अब आधुनिक ड्रेनेज व्यवस्था विकसित की जा रही है। परियोजना के तहत सीवर और ड्रेनेज के लिए अलग अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जा रही है, ताकि गंदे पानी की समस्या खत्म हो सके। सरकार का दावा है कि इससे गोरखपुर की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। यूपी चुनाव में एंट्री की तैयारी में चिराग पासवान, भाजपा के साथ सपा बसपा की भी बढ़ सकती है टेंशन। बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भी सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में उनकी पार्टी के पोस्टर और नए राजनीतिक नारों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि चिराग पासवान यूपी में संगठन विस्तार करते हैं तो इसका असर दलित वोट बैंक के समीकरणों पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इससे समाजवादी पार्टी बसपा के साथ भाजपा की चिंता भी बढ़ सकती है। खासकर नॉन जाटो दलित वोटों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल चिराग की बढ़ती सक्रियता ने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम की तारीख घोषित, 21 जून को होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा अब 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। पेपर लीक विवाद और परीक्षा रद्द होने के बाद करीब 22 लाख छात्रों को नई तारीख का इंतजार था। एनटीए के अनुसार परीक्षा ऑनलाइन मोड में 13 भाषाओं में आयोजित होगी। छात्रों को 15 मई से 21 मई तक अपने परीक्षा शहर और वर्तमान पते में बदलाव करने की सुविधा दी गई है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि 21 मई के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड और परीक्षा शहर की जानकारी 14 जून तक जारी कर दी जाएगी। एनटीए ने छात्रों से केवल आधिकारिक वेबसाइट और वेरीफाइड सूचना पर भरोसा करने की अपील की है। नीट पेपर लीक के बाद यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पर सख्ती, एसटीएफ ने बढ़ाई निगरानी। नीट पेपर लीक मामले के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती के लिए 8 से 10 जून के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर कराई जाएगी, जिनमें करीब 28,86,797 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा रोजाना 2 पालियों में होगी और कुल 6 शिफ्ट में पूरी कराई जाएगी। एसटीएफ ने नोएडा, बरेली, झांसी और आगरा यूनिट को विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। एजेंसियों को सॉल्वर गैंग, पेपर लीक नेटवर्क और परीक्षा के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों पर कड़ी नज़र रखने को कहा गया है। जून जुलाई में जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे शिक्षक, भर्ती परीक्षाओं को लेकर आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में जून और जुलाई के दौरान होने वाली बड़ी भर्तियों को देखते हुए माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। कई जिलों के DIOS ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार प्रधानाचार्य, शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी बिना अनुमति जिला मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे।
अधिकारियों का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान लेखपाल भर्ती, बीएड प्रवेश परीक्षा, आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती, प्रवक्ता भर्ती और यूपी टेट जैसी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। परीक्षा व्यवस्था और ड्यूटी प्रबंधन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आकस्मिक स्थिति में अनुमति लेकर ही बाहर जाने की छूट दी जाएगी। गंगा पूरे देश की नहीं, आस्था की प्रतीक। हाईकोर्ट ने माफीनामे के बाद दी आरोपियों को जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में गंगा के बीच धारा में इफ्तार पार्टी करने और कथित रूप से मांसाहारी भोजन के अवशेष गंगा में फेंकने के मामले में 8 आरोपियों को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए अपने कृत्य पर माफ़ी मांगी गई और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया गया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए यह कहा कि गंगा केवल हिंदुओं की ही नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। हालांकि माफ़ीनामे और भविष्य में सावधानी के आश्वासन को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली। मामले में राज्य सरकार की ओर से जमानत का भी विरोध किया गया था। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।